नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नई हॉरर कहानी लेकर। आज की कहानी हमें आर्यन जी ने भेजी है, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और रोमांचक है, इसलिए कहानी को लास्ट तक जरूर देखें और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनते हैं आर्यन की ज़बानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। आज जब मैं ये अपनी आप बीती लिख रहा हूं तो मेरे हाथ कांप रहे हैं और बार बार मेरा ध्यान कमरे की कोने की तरफ जा रहा है, जहां अंधेरा कुछ थोड़ा ज्यादा ही है। मैं कोई लेखक नहीं हूं, बस एक मामूली सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, जो शहर की भागदौड़ में यकीन रखता था। मेरा मानना था कि दुनिया में जो कुछ भी है उसका एक वैज्ञानिक कारण होता है, पर उस एक रात ने मेरी ये सोच, मेरा ये तर्क, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बात पिछले साल की है। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुझे दफ्तर में एक जरूरी मीटिंग के बीच में घर से फोन आया। मेरी माँ लगातार रो रही थी। उसने बताया कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर मेरे लिए एक बहुत बड़े सदमे जैसी थी। दादाजी गांव की उस पुरानी हवेली में अकेले रहते थे। उन्होंने कभी गांव छोड़ने की बात सोची भी नहीं थी। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और अपने पुश्तैनी गांव चंदनपुर के लिए निकल पड़ा। चंदनपुर शहर से काफी दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां जाने के लिए सीधी बस तो नहीं थी, इसलिए मुझे मेन हाईवे पर उतरकर एक प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ी। जैसे जैसे गाड़ी गांव की ओर बढ़ रही थी, सड़कें पतली और खराब होती जा रही थी। सड़कों के दोनों तरफ घने जंगलों की कतारें थी। शाम के करीब यही 5:30 बज रहे थे, लेकिन आसमान में छाए काले बादल और धुंध की वजह से मानो ऐसा लग रहा था जैसे रात के 9 बज रहे। ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। साहब, आप शहर से आए हैं? क्या बहुत जरूरी है आज ही गांव जाना? ड्राइवर ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए मुझसे यह सवाल पूछा। मैंने कहा, हाँ भाई, मेरे दादाजी का देहांत हो गया। ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली और स्टीयरिंग को कस के पकड़ लिया। साहब, आज अमावस की रात है और ये रास्ता ये कल्याणी की सरहद से होकर गुजरता है, जहां सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते। मैं उसकी बात को अनसुना कर दिया। मुझे लगा ये गांव वालों के पुराने अंधविश्वास होंगे, लेकिन तभी गाड़ी के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और एक ही झटके के बाद इंजन बंद हो गया। हम बिल्कुल सुनसान रास्ते पे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि मुझे अब अपनी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वो पूरी तरह नाकाम रहा। अचानक उसने बाहर की तरफ इशारा किया। साहब, वो देखिए। मैंने वहां देखा, सड़क से थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी और वो बिल्कुल बिना हिले डुले इस तरह खड़ी थी जैसे मानो कोई मूर्ति हो। उसका चेहरा धुंध की वजह से कुछ साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। साहब, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, हम यहां से निकलना होगा। ड्राइवर पता नहीं क्यों कांपते हुए बोला। उसने अपना सामान उठाया और मुझे गांव की तरफ इशारा करके बोला कि आप यहां से खुद ही चले जाओ। मैं अकेला खड़ा था। उस औरत की तरफ मेरा ध्यान बार बार जा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्ला के पूछा, सुनिए, क्या आप यहीं रहती हो? क्या मुझे गांव का रास्ता बता सकते हो? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी चाल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे उसकी हड्डियां आपस में रगड़ रही हो। और उसके बाद वो अचानक उस झाड़ियों में जैसे कोई गायब सी हो गई, मानो उसे धुंध ने निगल लिया हो। ये देख के मेरे शरीर में रोंगटे से खड़े हो गए। एक अजीब सी सड़न की बदबू हवा में तैरने लगी। मैंने अपना बैग कसकर पकड़ा और गांव की पगडंडी की तरफ तेजी से चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है। मैं रुकता तो वो आहट भी रुक जाती और मैं तेज चलता तो वे भी तेज हो जाती। तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जैसे पायल की छन छन की होती है, लेकिन उस आवाज में वो मधुरता नहीं थी, बल्कि खौफ और डरावनापन था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई नहीं था, बस मेरी अपनी परछाई जो टॉर्च की रोशनी में एक लंबी सी होती हुई एक अजीब सा डरावना दृश्य बना रही थी।
तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं चंदनपुर पहुंच चुका हूं। लेकिन ये गांव नहीं था जिसमें मैं बचपन में छोड़ के गया था। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो किसी के इंतजार की कोई कड़वाहट घुली हुई हो। गांव की पनडुब्बी खत्म होते चंदनपुर की मुख्य बस्ती शुरू हो गई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि अभी 7 ही बजे थे और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थी। गलियों में इक्का दुक्का कुत्ते थे और वो सबसे अजीब बात थी कि भौंक नहीं रहे थे, बल्कि अपनी पूंछ दबाकर एक दबी सी आवाज में कर्रा रहे थे और उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। चलते चलते मैं गांव के आखिरी छोर पे पहुंच गया जहां हमारी पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली गांव के बाकी घरों से काफी दूर और ऊंचाई पे बनी थी। बड़े बड़े लोहे के गेट जिन पे अब जंग लग चुका था और 4 दीवारी। हवेली के चारों तरफ पुराने बरगद के पेड़ थे जिनकी जड़ें दीवारों को जकड़ चुकी थी। मैंने जैसे ही लोहे के गेट को धक्का दिया तो उसमें से एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज सन्नाटे को चीरते हुए दूर तक गई। ये देख मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के आंगन में सूखी पत्तियों का ढेर था। जैसे ही मैं उन पैर रखता, उनकी चरमाहट ऐसी लगती जैसे कोई नीचे दबकर दम तोड़ रहा हो। मैंने अपनी जेब से हवेली की वे पुरानी चाबी निकाली जो मां ने मुझे दी थी। ताला बहुत पुराना था, उसे खोलने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक अजीब सी ठंडी और सीलन भरी हवा का झोंका बाहर की तरफ आया। उस हवा में वही मरे हुए जानवरों की सड़न और बू आ रही थी जैसी मुझे उस समय रास्ते में महसूस हुई थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में धूल के कण साफ दिख रहे थे। हवेली के बड़े कमरे में पुरानी तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई थी। ये मेरे पूर्वजों की तस्वीरें थीं। उन काली पड़ चुकी तस्वीरों की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मेरे पीछे पड़ रही हों। मैं जिस तरफ जाता ऐसा लगता वो आंखें घूम के मुझे ही देख रही हों। दादाजी, मैंने मन ही मन धीरे से आवाज दी। मेरी आवाज हॉल में अचानक गूंज गई, दादाजी दादाजी। मुझे अपनी ही आवाज से अब डर सा लगने लगा। मैंने सोचा कि आज रात ऊपर की मंजिल वाले उस कमरे में सोऊंगा जहां बचपन में दादाजी मुझे कहानियां सुनाया करते थे। मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां मेरे हर कदम के साथ एक अजीब सी चरचर जैसी आवाज कर रही थी। जब मैं ऊपर पहुंचा तो कमरे के ठीक सामने वाले शीशे पर मेरी नजर पड़ी। टॉर्च रोशनी में जो मैंने देखा उससे तो मानो मेरा खून ही जम गया हो। शीशे में मेरा अक्स दिख रहा था, लेकिन एक सफेद हाथ सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़े हुए साफ दिख रहा था और वे हाथ काफी दुबला पतला था जिसकी खाल की हड्डियां आपस में चिपकी हुई थी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाला अंधेरा था। मैंने खुद को समझाया, आर्यन शायद तू बहुत ज्यादा थक गया है, ये बस तेरा वहम है। मैंने कमरे में जाकर बिस्तर लगाया और लेट गया। नींद आने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा या कोई जानवर ऊपर वाले बंद कमरे में पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन 5 मिनट बाद मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे से एक काला अजीब सा लिक्विड अंदर की तरफ आने लगा। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां पानी नहीं था, बल्कि वहां तो गाढ़ा खून था जैसे कोई फर्श पर फैला दिया हो। यह देख डर के मारे मेरा तो गला सूख गया। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी दरवाजे से किसी ने जोर से खटखटाने की आवाज आई। मैं बोला, कौन है? मेरी आवाज लगातार कांप रही थी, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई। बस एक औरत के खिलखिलाकर हंसने जैसी आवाज आई, लेकिन वो हंसी इंसान की हंसी जैसी नहीं लग रही थी। वो बहुत ही तीखी और डरावनी थी, जैसे कोई पत्थर पे धातु रगड़ रहा हो। तभी मुझे खिड़की के पास किसी की मौजूदगी एहसास हुई। मैंने टॉर्च की रोशनी खिड़की की तरफ घुमाई। वहां जो मैंने देखा उसने तो मेरी चीखें ही निकाल दी। खिड़की की दूसरी मंजिल की ऊंचाई पर लाल साड़ी में औरत हवा में लटकी हुई थी और उसका चेहरा खिड़की के कांच से चिपका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और वह अपने लंबे नाखूनों से उसे खरोंच रही थी और वे बुदबुदा रही थी, आ गया तू भी आ गया, कल्याणी की भूख लगी है। मैंने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया और
तेज तेज हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ना जाने कब डर और थकान के मारे मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन वे नींद नहीं थी, बल्कि वो तो एक बेहोशी थी। जब मेरी आंख खुली तो सूरज की हल्की किरणें खिड़की के टूटे हुए शीशे से अंदर आ रही थी। रात की वो डरावनी यादें किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी, लेकिन फर्श पे सूखे हुए खून के वो बुरे निशान और खिड़कियों के कांच पे पड़े हुए खरोंच के निशान चीख चीख के कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वो झूठ नहीं बल्कि हकीकत है। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा और मैं जबरदस्त प्यास महसूस कर रहा था। मैंने तय किया कि मैं अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं तुरंत नीचे गया और हवेली का भारी दरवाजा खोलकर गांव की मेन बस्ती की तरफ चल दिया। रात का वो डरावना सन्नाटा अब एक अजीब सी बेचैनी में बदल चुका था। लोग अपने घरों से बाहर आते तो थे, लेकिन कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं किसी के पास से गुजरता, लोग अपनी नजरें नीची कर लेते या घर के अंदर चले जाते। चलते चलते गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो मुझे देखते ही सब शांत हो गए, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और एक बुजुर्ग के पास जाके पूछा, काका। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे तू रघुनाथ का पोता है ना, जो शहर से आया? मैंने कहा हाँ, पर रात को इस गांव में और इस हवेली में कुछ मुझे अजीब लग रहा था। कल रात इसके बाद मैंने उनको सारी बात बता दी। चुप कर छोरे, यहां दीवारों के भी कान होते हैं, उस हवेली का नाम भी मत ले। इसके बाद काका ने मुझे वहां बिठाया और जो बताया वो सुनकर तो मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। काका ने बताया, आज से करीब 50 साल पहले की बात है। कल्याणी इसी गांव की एक सबसे खूबसूरत महिला थी। वे बहुत भोली थी, पर किस्मत ने उसके साथ धोखा दिया। उसके पति की मौत शादी के 1 साल के बाद ही हो गई। उस वक्त वे गर्भवती थी। गांव के कुछ रसूखदार लोगों की नजरें उसकी जमीन पर थी, जो ठीक तेरी हवेली के पीछे थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, एक रात गांव में बीमारी फैली और कुछ मवेशी मर गए। उन लालची लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि कल्याणी डायन है और वे जादू टोना करके गांव को खत्म करना चाहती है। पूरा गांव डर और गुस्से से पागल हो गया। अमावस की एक काली रात भीड़ ने उसकी झोपड़ी से घसीटकर बाहर निकाला। वो गिड़गिड़ाती रही, अपने अनजन्मे बच्चे की दुहाई देती रही, पर किसी गांव वाले का ना सीना पसीजा। काके की आंखों में ये बताते हुए आंसू थे। उन्होंने कहा, उसी हवेली के पीछे वे आटे में एक खंबे से बांध दी गए और उसके बाद उन लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। जलते हुए उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। मरते मरते उसने श्राप दिया कि जैसे उसकी कोख अधूरी रही, उसका शरीर जला है, वैसे ही इस गांव का कोई भी घर चैन से नहीं सो पाएगा और वो हवेली उसकी प्यास का ठिकाना बनेगी। मैं समझ गया जो कल रात मैंने देखा था वो कल्याणी का ही बेटा था। काका ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, वो आज भी अपने जलती हुई आत्मा के साथ भटक रही है। वो अधूरी कोख और उसका बदला ढूंढ रही है। हर अमावस को उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है और आज तो दूसरी रात है। तू अभी इस वक्त शहर से निकल जा, वरना तेरी खैर नहीं। मैं तो सुन हो गया था और मुझे समझ आया कि रास्ते में वे लाल साड़ी वाली औरत कौन थी और वो अचानक क्यों गायब हो गई। वे मुझे चेतावनी नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो मुझे बुला रही थी। तब भी मुझे याद आया कि मेरा सामान और दादाजी के जरूरी कागजात अभी भी हवेली में ही हैं। जैसे ही मैं उठने लगा, काका ने फिर से रोका और कहा, एक बात याद रखना आर्यन बेटा, कल्याणी सिर्फ उन्हें ही मारती है जो उसके खौफ से हार जाते हैं। और हाँ, सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाना, क्योंकि रात होते ही वे हवेली उसको कैद कर लेती है। मैं वापस हवेली की तरफ चल पड़ा, लेकिन अब मेरा दिल और भी तेजी से धड़क रहा था। अब मुझे पता था कि मेरा मुकाबला किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह से है जो 50 सालों से नफरत की आग में तप रही है। जैसे ही मैं हवेली के गेट पे पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि हवेली के ऊपरी झरोके से कोई मुझे देख रहा है। मैंने ऊपर देखा तो वही चला हुआ चेहरा पर्दे के पीछे से मुझे घूर रहा था और उसकी सफेद आंखें जिसे मानो नफरत से चमक रही हो। मैं जल्दी से जल्दी अपना सामान समेटकर वहां से निकलना चाहता था,
मैं सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा, बैग पैक किया कि तभी अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी के फर्श से नाखूनों को खुरच खुरच के उखेड़ रहा हो। आवाज मेरे बिस्तर के ठीक नीचे से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पलंग को एक तरफ खिसकाया। वहां फर्श पर एक पुराना दीमक लगा हुआ लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर एक भारी पीतल का छल्ला लगा हुआ था। यह शायद इस हवेली का गुप्त तहखाना था, जिसके बारे में मुझे पहले कभी नहीं बताया गया। जैसे ही मैंने उस छल्ले को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा, एक सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी किताबों की एक महक निकल के बाहर आई। अंदर काफी अंधेरा था, तो मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी से सीढ़ियों के नीचे की तरफ को देखा। मेरा मन कह रहा था कि भाग जा, पर कुछ ऐसा था जो मुझे नीचे जाने के लिए बार बार उकसा रहा था, मानो मजबूर कर रहा। और मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। नीचे एक छोटा सा कमरा था, जहां चारों तरफ पुराने तांत्रिक यंत्र, टूटी फूटी चूड़ियां और कुछ काली बिखरी हुई ऐसी ही तस्वीरें थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा था, जिसे काले कपड़े से ढका हुआ था। तभी मेरी नजर पास रखी एक पुरानी डायरी पे पड़ी। ये डायरी मेरे दादाजी की थी। मैंने उसे खोला तो उसके आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से कुछ लिखा हुआ था। कल्याणी अब बेकाबू हो चुकी है। वे हवेली के खून को पहचानती है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसकी नफरत मेरी प्रार्थनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर मेरा वारिस यहां आए तो याद रखना, वे आईने के पीछे छिपी है। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, कमरे की इकलौती मोमबत्ती, जो पता नहीं मुझे किसने जलाई थी, अचानक बुझ गई। अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि तहखाने का वह ढक्कन जिससे मैं नीचे आया था, किसी ने जोर से बंद कर दिया। मैं चिल्लाया और ऊपर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अब तक लॉक हो चुका था। मैं तहखाने में कैद था। अचानक उस काले कपड़े से ढके आईने के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाजें आने लगी। वे आवाजें बहुत भारी और गीली थी, जैसे कोई खून के घूंट भर रहा हो। धीरे धीरे वे काला कपड़ा अपने आप नीचे होने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली। आईने में मेरा अक्स नहीं दिख रहा था। आईने के अंदर वही जलती हुई झोपड़ी दिख रही थी, जिसका जिक्र अभी मुझे काका ने किया था। और उस आग के बीच खड़ी थी कल्याणी। उसने अपनी बाहें मेरी तरफ फैलाई और आईने के अंदर से उसको जलते हुए बाहर हाथ आने लगे। उसके नाखून काले और लंबे थे। उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे आईने की तरफ खींचने लगी। उसकी पकड़ इतनी गर्म थी कि मुझे अपनी चमड़ी जलने का अब एहसास होने लगा था। मैंने बोला कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी कल्याणी का भयानक चेहरा आईने से बाहर निकला। उसके चेहरे का मांस लगातार पिघल के लटक रहा था और उसकी आंखें आंखें तो ऐसे जैसे जलते हुए अंगारा। उसने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, रघुनाथ ने मुझे जलते हुए देखा था, अब उसका खून भी उसी आग में जलेगा। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे दादाजी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। शायद वे उस भीड़ का हिस्सा ही थे। ये नफरत खानदानी थी। मेरी पूरी ताकत से अपनी टॉर्च उस आईने पे दे मारी। तभी आईना टूट के बिखर गया और एक गगन भेदी चीख उस आईने के अंदर से निकली। उसी वक्त तहखाने का दरवाजा ऊपर से किसी ने खोला। वे गांव का पागल झमरू था। उसने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींचा और पागलों की तरह हंसने लगा और कहता, अमावस की रात शुरू हो गई है बाबू, अब तो कल्याणी शिकार खेलेगी। मैंने बाहर देखा तो सूरज डूब चुका था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था और गांव के सारे परिंदे अचानक खामोश थे। मौत का असली नाच तो अब शुरू होने वाला था। मैं उस विशाल और अंधेरी हवेली में पूरी तरह कैद था। बाहर अमावस की काली रात अपना जाल बिछा चुकी थी। हवेली के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। अचानक हवेली के बड़े हॉल में लगी सारी तस्वीरें एक साथ जमीन पर गिरने लगी। हर तस्वीर के गिरने के साथ ही दीवारों से खून की धारें बहने लगी। मैंने देखा कि उन तस्वीरों में मेरे पूर्वजों के चेहरे अब धीरे धीरे बदलने लगे हैं।
उनकी आंखों की जगह अब काले गड्ढे थे और उनके चेहरे में एक खौफनाक मुस्कान थी। तभी पूरे घर में चूड़ियों के खनकने की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज किसी एक दिशा से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। कल्याणी, सामने आओ! मैं डर के मारे चिल्लाया और वहां से भागना चाहता था, लेकिन जवाब में ऊपर की मंजिल से एक भारी चीज के घसीटने जैसी आवाज आई, जैसे कोई भारी लाश को फर्श से रगड़ते हुए नीचे ला रहा हो। मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, पर जो मंजर मैंने देखा उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। सीढ़ियों पे एक एक करके लाल रंग के जलते हुए पैरों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई ना दिखने वाली चीज नीचे उतर रही हो। जैसे जैसे वो निशान मेरे करीब आ रहे थे, हवा में मानो एक तापमान अलग तरीके से ही बढ़ता जा रहा हो। कमरे में जलती हुई लकड़ियां और इंसानी मांस के जलने की अब गंध बहुत तेज हो चुकी थी। अचानक मेरे सामने वाली दीवार पर एक साया उभरा। वे साया करीब 7 फीट और उसका हाथ अमानवीय रूप से लंबा था। उसके साय ने अपना हाथ हवा में लहराया और मैं किसी अदृश्य झटके से उछलकर दीवार पर जाकर टकरा गया। मेरी टॉर्च फर्श पे गिरी और उसकी रोशनी छत पर जा टिकी। मैंने छत पे देखा, कल्याणी वहां उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे और उसका जला हुआ चेहरा सीधा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी जीभ काली और बहुत लंबी थी, जिससे कुछ काले रंग का द्रव पदार्थ टपक रहा था। उसने हवा में तैरते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और एक भयानक आवाज में कहा, रघुनाथ के वारिस, आज ये तेरी हवेली तेरा कब्रिस्तान बनेगी। आज 50 साल की प्यास बुझेगी। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। ठंड हवा के झोंके से अंदर आ रही थी, पर वे हवा नहीं बल्कि मानो जैसे चीखें हों। अब मुझे महसूस हुआ कि हवेली के कोनों से और भी काले साए निकल रहे हैं। ये सब लोग जिन कल्याणी ने पिछले सालों अपना शिकार बनाया था, वे सब बिना आंखों के फटे हुए कपड़ों के मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मैं गिरता पड़ता रसोई की तरफ भागा और मुझे याद आया कि वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें बाहर निकलने का रास्ता था। पर जैसे ही मैं रसोई पहुंचा, चूल्हे से अपने आप नीले रंग की लपटें निकलने लगी। उन लपटों के बीच मुझे कल्याण का वो नवजात बच्चा दिखाई दिया जो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। वे बच्चा कोयले की तरह काला था और उसकी चीखें किसी जानवर जैसी थी। ये सब देखकर तो मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। भागने का हर रास्ता बंद हो रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर किसी चीज पर पड़ा है। वही वही पुरानी डायरी थी जो मैं तहखाने से साथ लाया था। उसके एक पन्ने पर कुछ मंत्र और एक नक्शा बना था जो हवेली के पीछे वाले खंभे की ओर इशारा कर रहा था, जहां पर कल्याणी को जलाया गया था। डायरी में लिखा था कि आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी राख को उस स्थान से हटाकर पवित्र जल में विसर्जित किया जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे उस खौफनाक साई के बीच से गुजरना था, जो अब रसोई के दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। कल्याणी ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोला कि वहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा हो, और उसने एक ऐसी दहाड़ मारी कि दीवारों में अब धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थी। कल्याणी का वो जलता हुआ साया रसोई के दरवाजे पे खड़ा था। उसकी सफेद आंखें नफरत की आंख से दहक रही थी। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे लंबी हो रही थी, जैसे सूखी टहनियां हो। वे रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ फर्श पर जलने के काले निशान पड़ रहे थे। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? उसकी आवाज मेरे दिमाग में बहुत अंदर तक गूंज रही थी, जैसे हजारों लोग एक साथ न जाने आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो। मैं रसोई के छोटी खिड़की के कांच को टूटे हुए की परवाह किए बगैर कूदा। नीचे गिरते ही मेरे हाथ पैर छिल गए, पर डर ने दर्द को महसूस ही नहीं होने दिया। बाहर अमावस की रात अपनी चरम सीमा पर थी और पूरा अहाता घने कोहरे और आवाजों से भरा हुआ था। डायरी के मुताबिक वह मनहूस खंबा हवेली के ठीक पीछे वाले कुएं के पास था। मैं पागलों की तरफ झाड़ियों को चीरता हुआ उस तरफ भागा। पीछे से मुझे पेड़ों के हिलने की आवाज आ रही थी।
कल्याणी हवा में तैरते हुए मेरे पीछा कर रही थी। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मुझे वहां एक पत्थर का खंभा दिखाई दिया। वे आधा टूटा हुआ था, आज भी काला पड़ा हुआ था। उस खंभे के चारों ओर की जमीन पर घास नहीं उगी थी। वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों अदृश्य हाथ मुझे अपनी तरफ खींच रहे हो। लेकिन मैंने मन ही मन कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हें और ज्यादा तबाही नहीं मचाने दूंगा, और खंभे के नीचे की मिट्टी को अपने हाथ से खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी खोदते समय मेरे नाखून उखड़ गए, उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन मैं नहीं रुका। करीब 2 फीट खोदने के बाद मुझे एक छोटी सी डिबिया मिली और वे जंजीरों से जकड़ी हुई थी। तभी अचानक एक बर्फीला हाथ मेरी गर्दन पे आकर टिका। कल्याणी ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। मांस के लौथड़े चेहरे से गिर चुके थे और उसके अंदर कीड़े रेंग रहे थे। उसने मुझे हवा में उठा लिया और मेरा गला घोटने लगे। वो मेरी राख, उसे हाथ मत लगा, कल्याणी ने मुझसे कहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हवा मानो जैसे थम गई हो। तभी मुझे अपनी जेब में रखे उस गंगा जल की छोटी सी शीशी का एहसास हुआ जो मैंने दादाजी की मेज से उठाई थी। अपनी आखिरी ताकत लगाकर मैंने शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर पीछे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही उस पवित्र जल की कुछ बूंदें कल्याणी के चेहरे पे पड़ी, उसका हाथ ढीला पड़ गया। वे पीछे हटी और उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा, जिसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वे तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। मैंने तुरंत वे डिबिया निकाली। उसके अंदर कल्याणी की अधजली हड्डियां और राख थी, और डायरी में लिखा था कि इसे कुएं के पवित्र जल में विसर्जित कर दो, जो कभी मीठा हुआ करता था लेकिन अब जहर बन चुका है। मैंने डिबिया खोली और राख को हाथ में लिया। तभी कल्याणी ने आखिरी कोशिश की। वे चीखते हुए मेरी तरफ झपटी। उसके नाखून मेरे सीने को चीरने ही वाले थे कि मैंने पूरी राख कुएं के अंदर फेंक दी और जोर से चिल्लाया, कल्याणी अब तुम मुक्त हो जाओ। अगले ही पल एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। कुएं से एक सफेद रोशनी निकली जिसने पूरे अहाते को रोशनी से भर दिया। कल्याणी की रूह उस रोशनी में खिंचती चली गई। उसकी आखिरी चीख में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा दर्द और सुकून सा था। सब कुछ शांत हो गया। कोहरा छटने लगा और दूर कहीं मंदिर की घंटियां भी सुनाई दे। सुबह होने वाली थी। मैं वहीं जमीन पर ढेर हो गया। मेरा शरीर अब जवाब दे चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे बेहोशी की हालत में पाया। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सबने देखा कि उस दिन के बाद से हवेली के पीछे वाली जमीन पर पहली बार धीरे धीरे घास उग रही थी। मैं शहर वापस आ गया, पर आज भी जब मैं सोता हूं तो मुझे सपने में वे जलती हुई झोंपड़ी, वो लाल साड़ी दिखाई देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि रूह इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अगली बार जब आप किसी पुराने गांव की सुनसान हवेली के पास से गुजरें और आपको सड़न की बदबू आए या पायलों की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना। हो सकता है कि कल्याणी का कोई हिस्सा अब भी अपने नए शिकार की तलाश में हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।